एक आता है ये डिफी, तुम बाद में करेंगे। ओके, तो अब हम आ जाते हैं रेस्पिरेशन। तो हमने पढ़ लिया रेस्पिरेशन, हमने क्या पढ़ा? हमने रेस्पिरेशन पढ़ा फूड से एनर्जी रिलीज होना, लेकिन इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का इन्वॉल्व होना, है ना। फूड से एनर्जी बनना, बट इसमें हमें ऑक्सीजन भी यूज करनी है, तो दैट इज नोन एज रेस्पिरेशन। अब भैया रेस्पिरेशन तो समझ आ गया, पर ये सेल्यूलर वर्ड कहाँ से आ गया? अब ये सेल्यूलर का क्या मतलब है? सिंपल, हमारे घर वालों ने जब हम पैदा हुए थे तो बड़े सोच समझ के नाम रखते हैं घर वाले, ठीक है। ऐसा तो कोई नहीं होता कोई अपने बच्चे को लल्लू वल्लू कुछ भी नाम दे देगा। तो क्या दिक्कत है यहाँ पर? अब साइंटिस्ट जो है ना, या जो भी है, जब नाम डिसाइड किए जाते हैं तो नाम बड़ा सोच समझ के रखा जाता है, ताकि नाम से ही आधी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो इसका नाम भी बड़ा सोच समझ के रखा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर मतलब किससे मिलके बना है वर्ड? सेल। सेल से मिलके बना है, तो भैया वो रेस्पिरेशन जो सेल के अंदर हो रही है उसे हम बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है। रेस्पिरेशन मैंने आपको बहुत देसी भाषा में समझा दिया है, नॉर्मल लैंग्वेज में यू नो व्हाट इज रेस्पिरेशन। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, सेल्यूलर रेस्पिरेशन इज नथिंग, it's just the respiration which is happening inside the cell, right? रेस्पिरेशन का प्रोसेस है जो कि सेल के अंदर हो रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सो लेट अस रीड द डेफिनेशन नाउ, ठीक है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। इन द सेल्स ऑक्सीजन इन द एयर हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड। सेल के अंदर ऑक्सीजन जो एयर में थी, जो हमने सांस लेके अपनी बॉडी के अंदर ली है, हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड, वो खाना तोड़ने में, ब्रेक डाउन करने में, एनर्जी रिलीज करने में हेल्प कर रहा है। The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called as cellular respiration. उस पूरे प्रोसेस को जिसमें खाने का टूटना सेल के अंदर ही हो रहा है और एनर्जी का निकलना सेल के अंदर ही हो रहा है, उसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो है वो बेसिकली दो टाइप का होता है, पहला एरोबिक और दूसरा एनारोबिक। इसकी डेफिनेशन पे जाने से पहले हम एक डायग्राम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि एनारोबिक और एरोबिक क्या है, ठीक है। तो वापस आएंगे हम इसी स्लाइड पे। अब ये डायग्राम जो है ना वो किसका है? ये रेस्पिरेशन का है, ठीक है। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन का ही है, एनारोबिक का ही, तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये डायग्राम इज ऑफ रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन के डायग्राम में अगर आप लोग देखो तो हो क्या रहा है यहाँ पे भैया? द रिलीज ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ये इसका डायग्राम है। ग्लूकोज यहाँ पे क्या था? जो हमने खाना खाया। अब हमने खाना कहाँ से खाया था? नॉर्मल माउथ से हमने खाना इनटेक किया। जब ये खाना डाइजेस्ट हो गया तो ये अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज हो गया, विच इज नोन एज ग्लूकोज, ठीक है। इसीलिए कोई बीमार होता है तो उसको ग्लूकोज चढ़ाई जाती है, बिकॉज दैट इज इजीली एब्जॉर्बेबल, ठीक है। अपने हमारी बॉडी में उसे डाइजेशन में टाइम नहीं लगता, उससे छोटा, उससे सिंपलेस्ट फॉर्म है नहीं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो अगर हम बात करें कि ग्लूकोज कहाँ से आ गया इस रिएक्शन में, अब तुम कहोगे भाई थोड़ी थोड़ी देर में नई नई चीजें आ रही है, तो आ क्या रहा है? कुछ नहीं आ रहा, घुमा फिरा के वही कर रहे हैं। जो ग्लूकोज आपकी बॉडी में था, जो खाना आपने खाया था, वो डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बन गया। अब वो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कहाँ से आई? आपकी ब्रीदिंग से आई। आपने सांस ली, वहां से ग्लूकोज, सॉरी वहां से ऑक्सीजन अंदर आई। अब जब वहां से ऑक्सीजन आ गई तो ये फूड और ये जो ब्रीदिंग करके ऑक्सीजन आई है ना, ये इकट्ठे होके क्या करने वाली है? एनर्जी को रिलीज करने वाली है। ये एनर्जी निकाल देगी, एनर्जी बनाएगी, एनर्जी निकाल देगी, एंड देन आफ्टर द रिलीज ऑफ एनर्जी, जब एनर्जी रिलीज हो जाती है तो क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये पानी तो यूटिलाइज हो गया बॉडी में, इस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करेंगे? जो हर सेल के अंदर है, ये ब्रीद आउट करने से बाहर जाती है। अब आपको समझ आया? हम हर बार बोलते थे वी इनहेल ऑक्सीजन एंड वी एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड, तो भाई हमारी बॉडी में तो ऑक्सीजन गई थी, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बाहर निकल आई? अपने आप थोड़ी बन गई। तो बॉडी में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, ये कैसे बनी है? ये बनी है फूड, जो आपने खाना खाया, प्लस जो आपने ऑक्सीजन इनहेल की, वो दोनों मिक्स होके वो दोनों रिएक्शन करते हैं और उसके बाद एनर्जी रिलीज करते हैं। एनर्जी बनाने के बाद अल्टीमेटली क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड water. अब ये water is being utilized, right? So what is being left? That is carbon dioxide, and that carbon dioxide we exhale, उसको हम
बॉडी से निकाल देते हैं बाहर वाया आर नोस्ट्रल्स। क्लियर हो गया? तो अब ये क्या है भाई, ये फॉर्मूले क्या है? ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। 6 का टेबल है, याद रखो, C6H12O6। ऑक्सीजन सबको पता है O2 है, ये आपको भी याद करने की बैलेंसिंग की कोई खास जरूरत है नहीं। इन केस योर स्कूल इज टेलिंग यू टू डू सो तो आप लोग कर लेना। कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2, सबको पता है। वाटर इज H2O। सिंपल है, ग्लूकोज इज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस जैसे ही एनर्जी रिलीज होगी क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दैट वाटर इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन आवर बॉडी एंड दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड आउट। चलो वापस चलते हैं अपनी पुरानी स्लाइड पे और हम देखते हैं कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन क्या था। अब भाई ये एरोबिक रेस्पिरेशन का फंडा क्या है? अभी मैंने आपको बताया, नाम को कभी भी हल्के में मत लेना। किसी भी प्रोसेस का, किसी भी चीज का अगर कोई नाम है तो उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा, और आपको ना याद करने की जरूरत नहीं है, वो उसका नाम ही बता देगा कि भाई एग्जैक्टली चल क्या रहा है यहाँ। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक मतलब वर्ड कहाँ से बना? एयर से। ठीक है, एयर, हम यहाँ पे कौन सी एयर की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे हमेशा ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं जो हमने एयर से बाहर से ली है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन ही है, दोनों सेल्यूलर रेस्पिरेशन है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है? जो हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं दैट शुड बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की रजामंदी में, उसकी प्रेजेंस में अगर कुछ काम हो रहा है, अगर कोई रेस्पिरेशन हो रही है तो वो क्या है? वो एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो वो क्या है हमारे पास? एरोबिक रेस्पिरेशन। और ऐसे ही अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, एन एरोबिक मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ना हो, जहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं वहां पर रेस्पिरेशन कैसे होता है? ठीक है, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जैसे यीस्ट। भाई ये यीस्ट ना बड़ी कमाल की चीज है। क्यों? ठीक है, अब बात करते हैं यीस्ट की, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आई थिंक आपकी एनसीईआरटी में शायद थोड़ी सी 2-3 लाइंस हैं इसके बारे में। अगर हम यीस्ट की बात करें ना, सबसे पहली चीज, यीस्ट कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, तो इसको जैसे इंसानों को ऑक्सीजन की, एनिमल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, इसको ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बिना ऑक्सीजन के भी रेस्पिरेशन कर सकती है, बिना ऑक्सीजन के भी रह सकती है। दूसरा, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है ना, उसका एक और नाम होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन कहीं ना कहीं सुना होगा ये वर्ड। फर्मेंटेशन का मतलब क्या है? फर्मेंटेशन का भी एनारोबिक रेस्पिरेशन का ही मतलब है कि ऐसी रेस्पिरेशन जो बिना ऑक्सीजन के हो रही है उसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं एनारोबिक की जगह। और ये प्रोसेस जो है ना, ये बियर और वाइन्स बनाने में यूज होता है। बियर और जितनी वाइन्स बनती हैं, जो अल्कोहल बनता है, वो कैसे बनता है? वो एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही बनता है। ठीक है, चलो ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, अब आ जाते फटाफट से एरोबिक रेस्पिरेशन। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, मैंने तुम्हें जो पढ़ाया है अभी तक एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, फिर इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे उसको समझने के लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन सिंपल एज सिंपल, अगर मैं बात करूं बिल्कुल लेमैन देसी भाषा में बात कर, रेस्पिरेशन क्या होती है? नाम से बताया था, एरोबिक मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर का मतलब क्या है भैया? ऑक्सीजन यहाँ पर। ठीक है, अब सेल्यूलर रेस्पिरेशन ही है, हमने पढ़ा था कि एरोबिक एनारोबिक दोनों सेल्यूलर रेस्पिरेशन का ही हिस्सा है। ठीक है, मतलब दोनों उसी के दो तरीके की होती है सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक और एनारोबिक। अगर एरोबिक की बात करें तो रेस्पिरेशन का तो बिल्कुल देसी भाषा में इसका मतलब तो यही है कि फूड का ब्रेकडाउन, खाने को तोड़ना। ठीक है, अब खाने को तोड़ना क्यों है? टू रिलीज द एनर्जी। ठीक है, टू ब्रेक डाउन ऑफ द फूड टू रिलीज एनर्जी इन द सेल, क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन है सेल के अंदर, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दैट्स इट, ये होता है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं जो कि इतनी लंबी लग रही है बट दैट इज वेरी इजी। एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। हमें पता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का पार्ट है। ठीक है, हमें पता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन का ही एक तरीका है दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। टू प्रोड्यूस एनर्जी, रेस्पिरेशन है, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी किससे? फूड से। एज सिंपल एज दैट।
दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉमन, ये हम सब में, प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ह्यूमंस, अदर मैमल्स, सब में ये होता है। अभी हमने लास्ट वाली रिएक्शन में ये पढ़ा था कि बाद में जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, राइट? हमने ये चीज पढ़ी थी, वही हमने यहाँ पे लिख दी। इन दिस प्रोसेस वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रोड्यूस्ड एज एंड प्रोडक्ट्स। पूरी की पूरी रिएक्शन में आखिरी के जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो कौन से होते हैं? वो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सिंपल। इसी का अगला पार्ट कर लेते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, राइट? तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर मैं बात करूं, दैट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो व्हाट इज एनारोबिक रेस्पिरेशन? इट इज द प्रोसेस इन व्हिच द इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अकर्स। भैया ये ऑक्सीडेशन कहाँ से आ गया? कुछ नहीं है, ग्लूकोज पूरी तरीके से टूट नहीं पाता, ठीक है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन का मतलब यहाँ पे ब्रेकडाउन है, कि ग्लूकोज का प्रॉपर ब्रेकडाउन ना हो पाना, ढंग से ग्लूकोज का ना टूट पाना, is known as anaerobic respiration, occurs in the absence of oxygen। anaerobic है तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में ही होगा। कॉमनली इसको हम फर्मेंटेशन भी बोल देते हैं, ये मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया, ठीक है? दोबारा बोल रही हूँ, anaerobic मतलब in the absence of air और in the absence of oxygen, जिसमें ग्लूकोज जो है वो पूरी तरीके से टूट नहीं पाता कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाने के लिए, तो वो उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं हो पाता ग्लूकोज का, ठीक है? तो और ये होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो इसको हम एक और नाम से पुकारते हैं जिसको हम बोलते हैं फर्मेंटेशन, ठीक है? अब ये बड़ी गंदी सी रिएक्शन आपको जो दिख रही है, ये इतनी सिंपल है कि आपको कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले तो हम ये हटा देते हैं यहाँ से, ये तो हम आज नहीं पढ़ने वाले, ठीक है? प्लस अभी हम ये वाला पार्ट भी नहीं पढ़ने वाले इसका, जब हम आगे पढ़ेंगे तब मैं इसे हटा दूंगी आप लोगों के लिए, ठीक है? आई मेक दिस विजिबल व्हेन वील रीड। जो हमने पढ़ा है एरोबिक और एनारोबिक, उसी को हम पढ़ रहे हैं अभी भी रिएक्शंस की फॉर्म में, दैट्स इट। सिंपल है। ग्लूकोज मतलब फूड, जो हमने खाना खाया। साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? सेल का हिस्सा है भाई, ठीक है? याद रखो, सेल का जो हिस्सा है, सेल का एक पार्ट होता है, सेल के अंदर एक लिक्विड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है? वहां पर अभी तक आप पढ़ते आ रहे थे इन द सेल, सेल के अंदर प्रिसाइजली कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म। जैसे मैं घर पे हूँ, मैं बोल दूँ आई एम सिटिंग इनसाइड माय हाउस, ठीक है? अब भाई घर के अंदर कौन से कमरे में बैठी हूँ मैं? तो ऐसे ही सेल के अंदर तो हो रहा है ये रेस्पिरेशन, बट सेल के अंदर एग्जैक्टली कहाँ पे हो रहा है? इट इज हैपनिंग एग्जैक्टली इन दी साइटोप्लाज्म। तो अगर हम बात करें सेल की, ठीक है, फूड है, रेस्पिरेशन होगा सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुई, अगर ऑक्सीजन नहीं हुई, दैट मीन्स इन द फॉर्म ऑफ यीस्ट, तो इसका जो एंड प्रोडक्ट है ना वो अल्कोहल बनता है, इसका एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता। एनारोबिक का हमेशा याद रखना, एनारोबिक का जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो अल्कोहल बनेगा। याद है मैंने तुम्हें अभी 5 मिनट पहले ही बताया था कि दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन मेकिंग वाइन्स एंड बियर्स। दैट मीन्स वाइन्स या बियर्स का क्या मतलब है? अल्कोहल बनना, एज सिंपल एज दैट। तो अल्कोहल बनने का मतलब भी यहाँ पे क्या है? इथेनॉल। इथेनॉल इज ऑल्सो अल्कोहल, ठीक है? आपको नहीं याद रखना, आप इथेनॉल मत याद रखो, आप अल्कोहल याद रखो। दारू तो याद रहेगी, ठीक है? अल्कोहल याद रखो। अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। एनर्जी तो पता ही है निकलेगी भाई, रेस्पिरेशन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी। तो यहाँ पर वाटर फॉर्म नहीं हो रहा। पहले वाले में क्या हो रहा था कि वाटर फॉर्म हो रहा था, एरोबिक वाले में वाटर फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। एनारोबिक में अल्कोहल फॉर्म होता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। एनर्जी तो दोनों में है ही, रेस्पिरेशन क्यों हो रहा है? इसीलिए तो हो रहा है ताकि एनर्जी रिलीज हो। अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बात करेंगे तो अल्कोहल बनेगी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। अगर मैं इसी को ही प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में बात कर लूं तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। दैट्स ऑल। इज इट क्लियर? ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज है ये अलग अलग पाथवेज से, दैट मीन्स अगर दोनों तरीके हैं भाई, अगर एब्सेंस है, ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या होगा? इथेनॉल या अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, एनर्जी तो रिलीज होनी है। अगर हम बात करें दूसरे वाले पार्ट की, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन की, अगर ऑक्सीजन है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वाटर बनेगा और एनर्जी रिलीज होगी, एज सिंपल, ठीक है? क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। एक लास्ट पार्ट जो मैंने तुम लोगों से लास्ट स्लाइड में यहाँ पर हाइड किया था, ठीक है,
जो मैंने अभी लास्ट स्लाइड में हाइड किया था वो पार्ट था आपका ये लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसे पढ़ने से पहले ना मुझे एक बात बताओ, आज मुझे स्कूल में अगर ये बोल दिया जाए कि भैया स्टेयर्स चढ़ो और आओ, 10 राउंड कंप्लीट होने चाहिए, मैं स्कूल में सपोज पहुंचने में लेट हो गई, अब मैं स्कूल पहुंचने में लेट हो गई, तो अब जब लेट हो गए हैं तो टीचर ने कुछ तो हमें हाँ, तो सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज मैं आज स्कूल गई और मैं स्कूल पहुंचने में लेट हो गई, भाई मेरा पीटीआई बहुत खड़ूस है, पीटीआई खड़ूस है, ठीक है, स्कूल के बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स है कि आप लेट आ नहीं सकते। अब लेट आ नहीं सकते तो पनिशमेंट तो मिलेगी, घर तो भेजने से रहे बच्चे को। अब जब ये पनिशमेंट देंगे तो इन्होंने बोला कि ग्राउंड के 10 चक्कर मारो। हमारे स्कूल में सच में यही होता था, हम सच में 10 राउंड मारते थे, ठीक है, हालांकि सर के इधर उधर होते ही 10 के 7 कर लेते थे। तो अब जब 10 राउंड हो गए, अब जब घर में तो मैं हिलती नहीं, अब यहाँ मुझे बोल दिया जी 10 राउंड मारो, मैं क्या करूँगी, मेरे तो इंटरवल तक हो गया पैरों में दर्द, हाथों में दर्द, हाथ नहीं उठ रहे, यहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है, यहाँ कंधों में दर्द हो रहा है जी, किसी दिन हैवी बैग होता है यहाँ दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है। क्यों? हम, या फिर आप बहुत टाइम बाद किसी प्रोग्राम में पार्ट ले रहे हो और आपको डांस करा दिया, बड़ा कुदा कुदा के भंगड़ा करा दिया, बढ़िया। अब जब भंगड़ा करा दिया, ठीक है, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी अगर आपने करी है, चाहे वो रनिंग हो, ठीक है, बहुत तेज वॉक करना हो, या फिर अगर वो आपका एनी फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी अगर आपने कर ली, अब क्या होगा, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए होगी, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ, मैंने आपको बिल्कुल चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था एक्सप्लेन करना, तो मैंने एक एग्जांपल भी दिया था, मैं दोबारा वही एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल ये था कि तुम खेल रहे हो अपने घर के आसपास, तुम्हारे पापा की एक आवाज आ जाए, भागोगे घर, ठीक है, तो ऐसे ही जब हम घर भागते हुए पहुंचेंगे ना, वहां पे सांस नहीं आ रही भाई, ठीक है, तो हो क्या रहा है, हमारी बॉडी में जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है उतनी ऑक्सीजन पूरी नहीं हो पा रही। तो ना तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है और ना ही ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, पूरी ऑक्सीजन तो मिल नहीं पा रही, तो हम प्रेजेंस भी नहीं बोल सकते, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ऑक्सीजन है ही नहीं, तो हम एब्सेंस भी नहीं बोल सकते। अब जब आप प्रेजेंस भी नहीं बोल सकते, जब आप एब्सेंस भी नहीं बोल सकते, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे लैक ऑफ ऑक्सीजन, कमी है जी ऑक्सीजन की, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो अब हो क्या रहा है कि ये लैक ऑफ ऑक्सीजन में ये ह्यूमंस में मसल सेल्स में होता है, हमारे पैरों के सेल्स में, हमारे हाथों के सेल्स में, हमारे कहीं के भी, जहाँ पे भी तुम्हारे से थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करा दो, वहीं पे एक दिन जिम जाके एब्स मार लो, पेट में दर्द, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि वहां के जो सेल्स होते हैं उस पर्टिकुलर एरिया के जहाँ पे स्ट्रेन पड़ा है, स्ट्रेन मतलब जिसको आपने ज्यादा यूज किया है, ठीक है, एक्सरसाइज के टाइम पे, रनिंग के टाइम पे, किसी भी चीज के लिए अगर आपने उसको बहुत ज्यादा यूज किया है, तो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड इज, आपकी बॉडी में आपके पैरों तक जितनी ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए थी ताकि रेस्पिरेशन जल्दी, क्योंकि अब मैं भाग रही हूँ, मुझे एनर्जी चाहिए बहुत ज्यादा, ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज होगी, ठीक है, तो ज्यादा एनर्जी बनानी भी पड़ेगी, ठीक है, अब जितनी एनर्जी बनेगी, सेल मतलब हमारी बॉडी को ही लगेगा भाई बहुत एनर्जी दे रही है, फटाफट फटाफट एनर्जी देगा, प्रोवाइड कराएगा हमें एनर्जी, तो प्रोवाइड कैसे कराएगा, जितनी ज्यादा ज्यादा रेस्पिरेशन करेगा उतनी ज्यादा ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, तो जितनी ज्यादा रेस्पिरेशन करेगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो रेस्पिरेशन रेट कम है, एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो आधा अधूरा रेस्पिरेशन हो रहा है, ठीक है, एनर्जी जल्दी रिलीज करने के चक्कर में आधा अधूरा रेस्पिरेशन हो रहा है। तो आधे रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर लैक्टिक एसिड का फॉर्म हो जाना विद एनर्जी, एनर्जी तो आपको दे दी बॉडी ने, लेकिन क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, ठीक है, जिसमें हमसे उठा बैठा नहीं जाता, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। यही अब हम नॉर्मल इंग्लिश में सीखेंगे कि बायो की लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं, क्यों होते हैं। Why do muscle cramps arise after a heavy exercise? आप heavy exercise करते हो तो आपको muscle cramps क्यों बढ़ जाता है? Cramps occur when the muscle cells respire anaerobically, क्योंकि उतनी स्पीड से ऑक्सीजन पैरों तक नहीं पहुंच पा रही, पैरों के सेल्स में, हाथों के सेल्स में जितनी चाहिए, ठीक है, तो जितनी ज्यादा रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए उतनी रिलीज नहीं हो, मतलब ऑक्सीजन मिल नहीं रही,
अब जब ऑक्सीजन उतनी मिलेगी नहीं तो पार्शियल ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज का, ग्लूकोज आधा अधूरा टूटेगा, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा, राइट। द एक्यूमुलेशन, एक्यूमुलेशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठा होना, ठीक है। तो जो ये लैक्टिक एसिड जो है, जब ये बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया आपके किसी भी पर्टिकुलर मसल सेल में, ठीक है, लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा हो जाना किसी लैक्टिक एसिड का किसी भी मसल्स में, ये मसल क्रैम्प करता है। अब ये मसल क्रैम्प ठीक कैसे होंगे, सपोज मैं जिम गई, मैंने राउंड्स लगाए स्कूल में, कुछ भी ऐसी हैवी एक्सरसाइज करी, मैं घर पहुंची, भैया मेरे पैरों में बहुत दर्द है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, क्या मैं ये दर्द लेके चलती रहूँ, नहीं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं हॉट वाटर बाथ ले सकती हूँ, मैं गर्म पानी में नहा सकती हूँ, हॉट वाटर बाथ मतलब गर्म पानी में नहा सकती हूँ, स्टीम बाथ ले सकती हूँ। जिम के बाद आपने देखा होगा आजकल नया ट्रेंड चल चुका है, जो बहुत अच्छे जिम है, लग्जूरियस जिम्स है, दे हैव स्टीम बाथ इन इट, ठीक है। स्टीम बाथ का मतलब क्या है, भाई आप इतने टायर्ड हो, आपको जगह जगह क्रैम्प्स पड़े हुए हैं, जब आपको स्टीम मिलेगी तो क्या होगा, या आपको हॉट वाटर बाथ, या फिर मम्मी कह देती है भैया सरसों का तेल लगा देते हैं, राइट। तो जब ये तीन ऑप्शन है, आपको हॉट वाटर बाथ या स्टीम बाथ, वन एंड द सेम थिंग, राइट, गर्म पानी से नहा लो या स्टीम से नहा लो, जो भी है, या फिर आप मसाज करा लो घर जाके, मम्मी आपके पैर घुटती है पूरे बढ़िया करके, ठीक है, तेल लगाती है, उससे हो क्या रहा है, सॉरी, उससे हो क्या रहा है, तेल से, वो हॉट वाटर बाथ से ऐसा क्या हो रहा है कि हमारे क्रैम्प्स ठीक हो जा रहे हैं, ऐसा ये हो रहा है कि जब मेरे पैरों पे मसाज की गई, उस टाइम पे मेरी बॉडी ने ऑक्सीजन कहाँ भेजी, मेरे पैरों के सेल्स पे, ठीक है, तो मेरे लेग्स में जो भी मेरे सेल्स हैं वहां पर ऑक्सीजन आई, एज सून एज द ऑक्सीजन इज देयर, जैसे ही ऑक्सीजन वहां पहुंचेगी तो जो आधा अधूरा ब्रेक डाउन हुआ था वो पूरा हो जाएगा, तो वहां से लैक्टिक एसिड हटके क्या बन जाएगा, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो जनरली एज सून एज आई मसाज माय क्रैम्प एरिया, अगर सपोज मेरे को यहाँ क्रैम्प्स है और मैं मसाज कर रही हूँ तो बॉडी ने यहाँ पे ऑक्सीजन भेज देना है, ठीक है। अब जैसे ही मेरे ऑक्सीजन सप्लाई इस एरिया में बढ़ गया, ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या है, जैसे ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा मेरी रेस्पिरेशन भी बढ़ गई, रेस्पिरेशन मतलब जो आधा अधूरा ग्लूकोज पहले यहाँ टूटा हुआ था उसको पूरा अच्छे से ब्रेक डाउन कर दिया, तो अच्छे से ब्रेक डाउन करने का मतलब क्या है, यहाँ से लैक्टिक एसिड हट जाएगा, चला जाएगा, लैक्टिक एसिड की जगह अब यहाँ क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। सो दिस इज द रीजन वाई व्हेनेवर यू हैव क्रैम्प्स, जब आप जिम जाते हो, जब आप डांस क्लास जाते हो, कुछ भी ऐसी नई एक्टिविटी करते हो जिसके लिए आपकी बॉडी यूज टू नहीं है, हैबिचुअल नहीं है, तो उसमें लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते बट होता ही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है ना, हो तो ज्यादा बेटर है, इंसान है, दर्द नहीं होगा, बट होगा लैक्टिक एसिड, दिस इज द प्रोसेस, है ना, लैक्टिक एसिड तो फॉर्म होना ही होना है। सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू गो टू एनी एक्सरसाइज, घर जाके यू कैन आइदर टेक हॉट वाटर बाथ, you can take steam bath or you can massage the areas which have cramps in your body. इसकी रिएक्शन पढ़ लेते हैं, ग्लूकोज से सीधा सीधा लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी बनी, दैट्स इट। आई थिंक आज के लिए हम इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें हम कवर करेंगे हमारा ब्रीदिंग, ठीक है। आज हमने रेस्पिरेशन पूरा कवर कर लिया, अब हम ब्रीदिंग कवर करेंगे, इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्या होता है, इनहेल करना exhale करना, and everything will be covering under another video, and I really enjoyed the session. I don't know about you people and I hope कि आप लोगों को भी अच्छा लगा हो, and if you want to ask any question, कुछ भी चाहिए, कुछ भी डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है related to respiration in organisms, you can simply tell me in the comment section and I'll be resolving everybody's queries. For your queries in the comment section, you can simply drop me a question and I'll be trying to resolve everybody's doubts. अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे about breathing and the rest of the chapter. I hope to see you again. See you soon. And that's all. Thank you. Tata. Bye bye. Okay, that's all for today. And please subscribe my channel ताकि आपको नई नई वीडियोस मिलती रहे. प्रेस द बेल आइकन, नोटिफिकेशन पता चलती रहेगी, एंड लाइक एंड शेयर। आप लोग अपने क्लासमेट से, अपने फ्रेंड्स से ये वीडियो शेयर करो ताकि वो भी पढ़ पाएँ कि एक्चुअल में रेस्पिरेशन क्या होता है और इतनी सिंपल लैंग्वेज में रेस्पिरेशन को वो पढ़ पाएँ, समझ पाएँ। सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू प्लीज शेयर दिस वीडियो,
subscribe my channel, press the like button and the bell button as well. Thank you so much. Hope to see you soon.